Students, welcome again to the online platform of Akbar Classes. बड़े दिनों बाद क्लासेस हो रही हैं, मेरी क्लासेस हो रही हैं. अकबर सर तो पूरी मेहनत के साथ क्लास कर ही रहे थे. So the students who are wondering, I'm good, I'm fine. So let's proceed with our classes. ठीक है, आई होप आप लोग बायो सब्जेक्ट भूल नहीं गए हों. ठीक है, मतलब तो आगे बढ़ते हैं हम लोग. ठीक है, लास्ट क्लास में लास्ट सेक्शन तक हमने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था, कनेक्टिव टिश्यू का डेफिनेशन पढ़ा था, उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था. इवन एक चार्ट भी हमने ड्रॉ किया था कि हाउ कनेक्टिव टिश्यू इज़ क्लासिफाइड, किस तरह क्लासिफिकेशन हम करते हैं, किसके बेसिस पे. तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ज़्यादातर बच्चे भूल गए होंगे इसको, इसलिए लेट्स डू इट अगेन. थोड़ा सा एक बार पीछे की तरफ चलते हैं, उस चार्ट को फिर से ड्रॉ करते हैं, वो बेसिस देखते हैं जिसके बेसिस पे हमने कनेक्टिव टिश्यू को डिफ्रेंशिएट किया था, डिफरेंट क्लासेस उसके देखे थे. ठीक है, बेहतर होगा अगर आपकी कॉपी में लिखा है तो आप वो कॉपी निकाल लीजिए. मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे, तो यू विल नॉट हैव टू राइट इट अगेन अगर कॉपी में नहीं लिखा है आपने. ठीक है, कुछ ऐसे भी होते हैं कामचोर प्रजाति जिन्हें अब तक लिखा नहीं होगा, तो लिख लीजिए इस बात को. ठीक है, चूँकि लाइक वी आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, लाइक देयर इज कंटिन्यूस लॉकडाउन अगेन. सो आवर the real challenge for us is to cover the syllabus too. So I hope we can cover the syllabus by our like on our online platform. Okay, so चलिए कनेक्टिव टिश्यू पे आते हैं. कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करता है, सपोर्ट करता है, सब चीज़ आपने पढ़ी थी, कंपोनेंट्स आपने पढ़ा था, सेल्स होते हैं इन और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है. ठीक है, तो अब हम क्लासीफाई करने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू को. पहला कनेक्टिव टिश्यू जो इसको हम जो डिवाइड करने वाले हैं फंक्शन के बेसिस पे. किसके बेसिस पे? फंक्शन के बेसिस पे. सबसे पहला एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू होता है जो बाइंड करने का काम करता है डिफरेंट ऑर्गन्स को, मसल्स से स्किन को. ठीक है, क्या कह रहा हूँ मैं कि पहला एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो क्या काम करता है? बाइंड करने का, जोड़े रखने का काम करता है. स्किन टू ऑर्गन्स, नर्व सेल टू मसल्स, इस तरह से बाइंड करने का, एक दूसरे से जोड़े रखने का काम करता है. ठीक है, इफ़ यू वंडर व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ, इफ़ यू हैव एवर बीन टू ए बुचर शॉप, ठीक है, या यूट्यूब पे आप वीडियोस देखेंगे तो पता ये चलेगा कि जब एक एनिमल को काटा जाता है तो उसके स्किन को पील ऑफ करना पड़ता है उसके ऑर्गन्स से. लाइक इफ़ यू हैव एवर सीन ए बुचर डूइंग दिस, आप क्या करते हैं, क्या करता है बुचर? स्किन को ऑर्गन्स से पील ऑफ करता है, काटता है चाकू से. ठीक है, तो क्यों? क्योंकि बिकॉज दे बोथ आर अटैच, स्किन और ऑर्गन्स अटैच होते हैं. तो यहाँ पे अटैचमेंट का काम कौन करा रहा है? कनेक्टिव टिश्यू. कौन सा कनेक्टिव टिश्यू? जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो पहला फंक्शन देखते हैं. कनेक्ट्स डिफरेंट ऑर्गन्स टू स्किन. आप साथ साथ लिख लीजिएगा तो बेहतर रहेगा. हम लोग फंक्शन देख रहे हैं, फंक्शन के बेसिस पर हम लोग डिवाइड करने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू को. बात समझ में आ रही है? पहला है कि डिफरेंट ऑर्गन्स को स्किन से कनेक्ट करता है. ठीक है, दूसरा फंक्शन क्या हो सकता है कि ये नर्व सेल को कनेक्ट करे. उसके अलावा जब ये एपिथेलियल स्किन सेल के नीचे रहता है तो ये शॉक एब्जॉर्बेंट का भी काम करता है, शॉक्स, झटका से बचाता है हमें. एक्ट्स एज शॉक एब्जॉर्बेंट. अभी हमने नाम नहीं जाना है, टाइप हमने बस हम बेसिस पहले काम देख रहे हैं, उसके बेसिस पे हम नाम जानेंगे. ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू, पहला कनेक्टिव टिश्यू जो डिफरेंट ऑर्गन्स और स्किन को कनेक्ट कर रहा है, उसके अलावा शॉक एब्जॉर्बेंट का काम कर रहा है. ठीक है, और मेन ऑर्गन्स के बीच में यह पाया जाता है. ठीक, इसको हम लोग कहेंगे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर. क्या कहेंगे इसको हम लोग? कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर. जो मैंने आपको पहले लिखाया था. ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू डिफरेंट ऑर्गन्स को स्किन से कनेक्ट कर रहा है, शॉक एब्जॉर्बेंट का काम कर रहा है, डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में पाया जा रहा है, एंड और उसका नाम क्या है? कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर. कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को उसके कंपोनेंट्स के बेसिस पे फिर हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं.
लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर और डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। ठीक है, तो लाइक वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर लेटर ऑन, बट नाउ कनेक्टिव टिश्यू डिफरेंट फंक्शन के बेसिस पर हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। पहला फंक्शन जो हमने देखा पार्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू का, वो क्या था कि डिफरेंट ऑर्गन्स को स्किन से कनेक्ट कर रहा था, ऑर्गन्स के बीच में पाया जा रहा था और शॉक एब्जॉर्बेंट का काम कर रहा था। ठीक है, इट्स काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, झटका आपको लगता है, तो झटका अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो नंगी तार को आपको टच कर लेना है। ठीक है, जितना झटका लगेगा, ठीक है, अगर आपका ये कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर नहीं होता तो उससे ज़्यादा झटका लगता। ठीक है, नो तो इसको करना नहीं है, डोंट टेक इट सीरियसली। पहला ये फंक्शन है। ठीक है, दूसरी बात पे आते हैं हम लोग। दूसरा ये हो सकता है कि हमें सपोर्ट करे, एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू हो जो हमें सपोर्ट करे, हमारा जो बॉडी का फ्रेम है, स्ट्रक्चर है, शेप है, उसको देता है। ठीक है, सपोर्टिव का मतलब हमारा जो शेप है उसको देना, हमारे बॉडी स्ट्रक्चर का जो फ्रेम है उसको देना और हमारे मूवमेंट में मदद करना। दिस इज़ कॉल्ड सपोर्ट, दिस इज़ कॉल्ड सपोर्ट। आपका फ्रेम, फॉर्मेशन ऑफ अ फ्रेम, योर स्ट्रक्चर एंड इन योर मूवमेंट, एंड दिस इज डन बाय ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट इज सपोर्टिव इन नेचर, दैट इज सपोर्टिव इन नेचर। ये दो तरह का होता है, एक होता है बोन, दूसरा होता है कार्टिलेज। ठीक है, तीसरा कनेक्टिव टिश्यू ऐसा हो सकता है जो चीज़ों के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करे, मूवमेंट में चीज़ों के एक जगह से दूसरी जगह पे मदद करे। ठीक है, ये भी आपको दो तरह के मिलेंगे, एक ब्लड और दूसरा लिम्फ। इसमें से बहुत सारे चीज़ों का आप नाम जानते हैं। Maybe you might know about loose connective tissue proper, dense connective tissue proper, but you must have heard about bone, cartilage, blood and lymph. वापस कनेक्टिव टिश्यू पे हम जाएंगे तो हमने देखा था कि कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है, चीज़ों का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह फंक्शन में। पिछले क्लासेस में जब हमने कनेक्टिव टिश्यू का एज ए होल फंक्शन के बारे में बात की थी तो क्या पता चल रहा था, ट्रांसपोर्टेशन एक काम था, चीज़ों के मूवमेंट में एक जगह से दूसरी जगह, सपोर्ट एक काम था। ठीक है, सपोर्ट का मतलब आपका बॉडी का फ्रेमवर्क को बना रहा है और आपके मूवमेंट में मदद करा रहा है। तीसरी बात क्या थी कि कनेक्ट कर रहा है डिफरेंट ऑर्गन्स को स्किन से, ऑर्गन को ऑर्गन से, और शॉक एब्जॉर्बेंट का काम कर रहा है। ये सब फंक्शन के बेसिस पे हम अब क्लासीफाई कर रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू को। तो पहली बात, पहले फंक्शन के बेसिस, इन फंक्शंस के बेसिस पे हमारे जो आया वो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर दो तरह के हो सकते हैं उसके कंपोनेंट के बेसिस पे, लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में जो फाइब्रोब्लास्ट होता है वो कम होता है। फाइब्रोब्लास्ट आप समझ रहे हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल है, फाइबर्स क्या कम होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू में, फाइबर्स कम होता है, सेल्यूलर पार्ट ज़्यादा होता है और फाइबर्स कम होते हैं। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स ज़्यादा होते हैं। कौन से डिफरेंट तरह के फाइबर्स हो सकते हैं, हमने फाइबर्स का नाम पढ़ा हुआ है। ठीक है, सपोर्टिव में बोन और कार्टिलेज, ट्रांसपोर्टेशन में ब्लड और लिम्फ। लूज कनेक्टिव टिश्यू के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, डेंस के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, कार्टिलेज का भी डिफरेंट टाइप्स होता है, बोन का भी। तो मैं यहाँ पे आपको अभी लूज कनेक्टिव और डेंस कनेक्टिव टिश्यू के कुछ टाइप्स के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, प्लीज़ नोट इट डाउन, आप इसको लिखिए। अब हम बात करने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की। किसकी? कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। ठीक है,
इसके दो टाइप्स के बारे में हमने बात की। एक ऐसा जिसमें जो फाइबर्स कम होंगे उसको हम कहेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। दूसरा जिसमें फाइबर्स ज़्यादा होंगे उसको हम कहेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। वाट ऑन द बेसिस ऑफ वाट, इसमें फाइबर्स कम है, इसमें फाइबर्स ज़्यादा हैं। फाइबर्स के बारे में अब बोलना कि नहीं, अब ये मत बोलना कि नहीं पता, ठीक है। वैसे तुम बोलोगे तो हमको सुनाई भी नहीं पड़ेगा, और सुनाई पड़ भी गया कैसे भी तो हम इसको कंसिडर करने वाले नहीं हैं, बिकॉज इन अर्लियर क्लासेज वी हैव स्टडीड अबाउट इट कि फाइबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के टाइप्स को हम समझते हैं, नाम जानते हैं। पहले का नाम है एडिपोज, दूसरे का नाम है एरियोलर, और तीसरे का नाम है रेटिकुलेट। ठीक है, वी आर जस्ट नोइंग द नेम्स ऑफ डिफरेंट लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। दे आर एडिपोज, एरियोलर एंड रेटिकुलेट। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इट, बट अभी हम क्या कर रहे हैं, बस नाम जान रहे हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में रेगुलर, इरेगुलर और तीसरा इलास्टिक। Here we have two different kinds of connective tissue proper: loose connective tissue proper, dense connective tissue proper. Loose connective tissue proper has less fibers in their extracellular material, and dense connective tissue proper has more fibers in their extracellular material. Loose connective tissue proper has three different kinds: adipose, areolar and reticulate. Dense connective tissue proper has three different kinds: regular, irregular and elastic. Now we are going to study about this adipose, then areolar, then reticulate. Okay, अब मैंने जल्दी इसको साफ कर दिया, तो ऐसा मत बोलना कि सर जल्दी कर दिया। यू कैन पॉज द वीडियो, ठीक है, वीडियो पे ही आ रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि क्लास में है कि सर क्यों मिटा दिया। ठीक है, विल स्टार्ट विथ एडिपोज। सबसे पहली बात जो याद रखेंगे हम एडिपोज के बारे में, इसके फंक्शन के बेसिस की वजह से इसको हम लोग स्टोरेज टिश्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? स्टोरेज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू इज कॉल्ड स्टोरेज टिश्यू। क्यों कहते हैं, किस लिए कहते हैं, इस पे हम आ रहे हैं। पहली बात हमने ये जाना कि दिस इज कॉल्ड स्टोरेज टिश्यू। ठीक है, चलिए इसको ज़रा सा हम होल्ड करते हैं। पहली बात ये जानते हैं कि एडिपोज के जो कंपोनेंट्स हैं, जो कंपोनेंट सेल हैं, उनको हम एडिपोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिपोसाइट्स। अच्छा, आप कंपोनेंट्स को जान रहे हैं, सेल है, एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल है, तो सेल में जो द सेल दैट मेक्स अप द एडिपोज टिश्यू इज कॉल्ड एडिपोसाइट, इज कॉल्ड एडिपोसाइट। एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल वैसे इसमें कम होता है, सेल मेनली सेलुलर पार्ट होता है, और सेल का नाम है एडिपोसाइट। एडिपोसाइट लिखिए इस बात को कि द सेल ऑफ एडिपोज टिश्यू इज कॉल्ड एडिपोसाइट। ठीक है, तो एडिपोसाइट अगर सेल है, तो हमने जब कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था तो उसका देखा था मेजर सेल फाइब्रोब्लास्ट होता है। क्या होता है? फाइब्रोब्लास्ट। तो फाइब्रोब्लास्ट यहाँ पर कम देखने को मिलेगा। यहाँ पे कौन सा सेल देखने को मिलेगा? एडिपोसाइट्स। फाइब्रोब्लास्ट ऐसा सेल जो फाइबर्स रिलीज कर रहा है, तो चूंकि इसके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में फाइबर्स कम है, तो यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट कम होगा और एडिपोसाइट इसका मेजर कंपोनेंट होगा। ठीक है, चलिए काम ये क्या करता है, देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग काम कर रहा है कि ये जो आप जो फूड लेते हैं जिसमें फैट्स और ग्लूकोज होता है, ठीक है, जो आपका एनर्जी का सोर्स है,
जब वो इस्तेमाल नहीं होता है तो यूजुअली लीवर में चला जाता है, यहाँ पे ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। उसके अलावा जो बच जाते हैं फैट्स और ग्लूकोज, वो चले जाते हैं एडिपोसाइट्स के आसपास। कहाँ चले जाते हैं? एडिपोसाइट के आसपास। कौन कौन चीज़? फैट एंड ग्लूकोज। ठीक, ये फैट और ग्लूकोज को ये एडिपोसाइट लिपिड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। लिपिड जो कि एक ट्राइग्लाइसराइड है। ठीक है, क्या बोला मैंने कि जो एक्स्ट्रा है अमाउंट ऑफ फैट और ग्लूकोज है वो चला जाता है एडिपोसाइट के पास। एडिपोसाइट क्या करता है? फैट और ग्लूकोज को लिपिड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। जो ये लिपिड एडिपोसाइट में स्टोर हो जाता है, ये लिपिड एडिपोसाइट में स्टोर हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमने इस टिश्यू को स्टोरेज टिश्यू कहा था। ठीक है, एडिपोज टिश्यू जिसका मेन कंपोनेंट एडिपोसाइट्स होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट नहीं होता है। बहुत कम अमाउंट में होता है फाइब्रोब्लास्ट, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स नहीं होता है। ठीक है, इसको स्टोरेज टिश्यू भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो फैट और ग्लूकोज जो एक्स्ट्रा अमाउंट में होता है आपकी बॉडी में, वो चला जाता है एडिपोसाइट्स के पास, जहाँ लिपिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। लिपिड जो कि एक ट्राइग्लिसराइड है, वो स्टोर कहाँ हो जाता है? एडिपोज टिश्यू या एडिपोसाइट्स में। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि यूजुअली ये इनका लोकेशन क्या होता है एडिपोज टिश्यू का? पॉज करो और नोट करो। ठीक है, मतलब बाद में पॉज करना। ये पाए कहाँ जाते हैं? ये हो सकता है कि स्किन के नीचे पाए जाते हो। ठीक है, मतलब अलग अलग जगह पाए जाते हैं। उसमें से एक जगह क्या है? स्किन, जिसको हम लोग बोलते हैं सब क्यूटेनियस एडिपोज। ठीक है, इसका लोकेशन क्या क्या हो सकता है? हो सकता है कि ना स्किन के नीचे पाए जाओ आप बॉडी में, स्किन के नीचे, या फिर जो आपका इंटरनल ऑर्गन्स हैं, यूजुअली जो गट रीजन है आपका, मतलब एब्डोमिनल रीजन है, वहाँ पे। कहाँ पे? स्किन के नीचे, और आपका जो इंटरनल ऑर्गन्स में जो गट है, एब्डोमिनल रीजन है, उसके आसपास। ठीक है, तो इसके रिजल्ट में होता ये क्या है कि अभी हमने ये पढ़ा कि एडिपोज इज स्टोरेज यूनिट, स्टोर कर रहा है किसको? फैट्स को। किसको? फैट्स को। तो चूंकि ये सबक्यूटेनियस होता है स्किन के नीचे, या फिर आपके गट्स एब्डोमिनल रीजन के आसपास होता है। तो अब अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट में भात खाते रहिएगा, या फिर कार्बोहाइड्रेट, फैट, बटर एंड ऑल दीज फैटी सब्सटेंसेस, ठीक है, ऑयल ज़्यादा खाइएगा, तो क्या होगा? आपका बॉडी स्टोर करने का कहाँ स्टोर करने लगेगा? सारा का सारा स्टोर कहाँ होने लगेगा? कि स्किन के नीचे या फिर आपके एब्डोमिनल रीजन के आसपास। तो इसके रिजल्ट में क्या होता है कि या तो आपकी चर्बी स्किन में दिखने लगती है, या फिर आपकी तोंद निकल आती है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि तोंद ना निकले और स्किन में जो चर्बी है वो झूले ना, तो क्या करना है आपको? यू हैव टू टेक लिटिल अमाउंट ऑफ फैट। फैट ज़्यादा नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि ये फैट जाके सबक्यूटेनियस एडिपोज या फिर विसरल एडिपोज, विसरल का मतलब होता है इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, तो पार्टिकुलरली कहाँ पर? एब्डोमिनल रीजन में। ठीक, ये सबक्यूटेनियस एडिपोज या फिर विसरल एडिपोज में जाकर स्टोर हो जाएगा, चर्बी जम जाएगी और बहुत दूर से नज़र आएगा कि चर्बी है। तो इसलिए क्या करना है आपको? यू डोंट हैव टू टेक मच अमाउंट ऑफ फैट्स। ओके, ईट हेल्दी, थिंक बेटर। ये बात किसकी हुई? फंक्शन की। ठीक है, तो अब ये सवाल है कि क्या इतना ही बुरा है फैट होना हमारे स्किन में या फिर विसरल ऑर्गन्स के आसपास? ऐसा बिल्कुल नहीं है। फैट कुछ तो स्टोर होता ही है, हेल्दी पर्सन में भी स्टोर होता है। ठीक है, वो क्या करता है? वो टेम्परेचर इंसुलेशन का काम करता है। मतलब आपके टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है कि आपकी बॉडी ठंडी ना हो जाए, आपकी बॉडी को गर्म रखता है। ठीक है,
टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करता है। एक इट्स काइंड ऑफ इंसुलेटर कि फैट का लेयर है आपके स्किन के अंदर और आपकी बॉडी हीट को ज़्यादा बाहर निकलने नहीं दे रहा है। इसलिए ऐसा होता है ना कि जब जो पोलर रीजन्स में जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनमें जो फैट की मोटी लेयर होती है, बिकॉज दिस इज़ एन एडेप्टेशन टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम एंड हार्श लोअर टेम्परेचर। क्योंकि मोटी फैट की लेयर से क्या होगा कि आपका इंटरनल जो हीट है बॉडी का वो बाहर नहीं निकलेगा एंड यू विल सर्वाइव इन दोज हार्श क्लाइमेट्स। तो जो सबक्यूटेनियस विसरल एडिपोज है उसका काम ये है कि पहला काम तो ये है कि आपके टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ठीक है, इस बात को लिख लीजिए। ठीक है, एडिपोज टिश्यू रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर। Adipose tissue regulates the body temperature by storing fat in it. By storing fat in it. फैट स्टोर कर रहा है और क्या कर रहा है, आपके बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है, आपकी बॉडी को इंसुलेट कर रहा है कि आपकी बॉडी से बाहर जो टेम्परेचर नहीं निकल जाए। लाइक बहुत टेम्परेचर यू कंटिन्यूसली लूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। आप इतनी एनर्जी रिलीज़ करते हैं एक दिन भर में कि एक केतली पानी गर्म हो जाए। ठीक है, इतनी एनर्जी रिलीज़ करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एक केतली लिया बदन से चिपका दिया बोले गर्म हो जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट यू लूज कैन बॉयल अ केटल ऑफ वाटर। सो अगर ये नहीं होता, हमारा जो फैट की लेयर नहीं होती, सबक्यूटेनियस लेयर नहीं होती, तो क्या होता, वी वुड हैव लॉस्ट मच मोर हीट। ठीक है, दूसरा काम इसका शॉक एब्जॉर्बेंट का काम है। किसका काम है? शॉक एब्जॉर्बेंट। दिन भर में 10 तरह की चोट लगती है आपको, गिरते हैं, पड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह की इंजरी से बचाने और शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम कौन कर रहा है? आपका फैट का लेयर जो कि एडिपोज टिश्यू में पाया जा रहा है। ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट एडिपोज टिश्यू। द नेक्स्ट वन इज एरियोलर। द नेक्स्ट वन इज एरियोलर। अगला है एरियोलर। एरियोलर एक लैटिन वर्ड से आया है जिसको बोलते हैं एरियोला। एरियोला वर्ड से है जिसका मतलब है स्मॉल ओपन स्पेसेस। एरियोलर वर्ड इज डिराइव फ्रॉम ए लैटिन वर्ड दैट इज एरियोला एंड इट मीन्स स्मॉल ओपन स्पेसेस। इस बात को लिखिए, फिर समझ रहे हैं इस बात को। ठीक है, एरियोलर टिश्यू, एक्सक्यूज मी, एरियोलर टिश्यू एरियोला वर्ड से आया है जिसका मतलब स्मॉल ओपन स्पेसेस। ये क्यों आया है इस पे बाद में पहुंचेंगे, पहले हम कंपोनेंट्स को याद करते हैं। एक कनेक्टिव टिश्यू है, उसका कंपोनेंट क्या क्या हो सकता है आप याद कीजिए। ठीक है, कंपोनेंट्स सेल्यूलर पार्ट होगा और दूसरा एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, मतलब फाइबर्स होंगे। क्या होंगे? फाइबर्स। सेल कितने तरह का, कौन कौन सा सेल हो रहा था? डिफरेंट, फाइब्रोब्लास्ट हो रहा था, मैक्रोफेज हो रहा था, मास्ट सेल हो रहा था। ठीक है, तो इसके कंपोनेंट को हम लिखेंगे। एरियोसेलर में 3 पार्टिकुलर तरह के सेल पाए जाते हैं। एक का नाम है फाइब्रोब्लास्ट, दूसरे का नाम है मैक्रोफाज, तीसरे का है मास्ट सेल। 5-6 हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे किसके? कनेक्टिव टिश्यू के सेल्यूलर कंपोनेंट्स। 5-6 डिफरेंट तरह के सेल पाए जाते हैं। इसमें मेजरली एरियोलर में फाइब्रोब्लास्ट पाया जा रहा है, मैक्रोफेज पाया जा रहा है और मास्ट सेल पाया जा रहा है। ठीक है, नोट इट डाउन। ये सेल्यूलर पार्ट है। फाइबर्स भी पाए जाएंगे। फाइबर इसमें 3 तरह के पाए जाएंगे। कौन कौन से? कोलाजन, इलास्टिन और रेटिकुलेट। ठीक है,
हम लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के दूसरे काइंड, एडिपोज हमने पढ़ चुका, दूसरे काइंड को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है एरियोलर. एरियोलर वर्ड हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड दैट इज कॉल्ड एरियोला, दैट मीन्स स्मॉल ओपन स्पेसेस. ये स्मॉल ओपन स्पेसेस क्या होते हैं इसके बारे में हम देखते हैं ज़रा सा. उससे पहले हम कंपोनेंट्स पे आते हैं. कंपोनेंट्स दो होते हैं, हमने पढ़ा था इनिशियली कि सेलुलर पार्ट होगा और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होगा जिसमें फाइबर्स पाए जाएंगे. ठीक है, तो सेलुलर पार्ट में जब हमने पढ़ा था कनेक्टिव टिश्यू में कि 5-6 डिफरेंट तरह के सेल्स पाए जाते हैं, जिसमें से यहाँ पर 3 सेल्स मेजरली विजिबल हैं. कौन कौन से? फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफाज और मास्ट सेल. फाइबर में यहाँ पर तीनों तरह के फाइबर जो हमने पढ़ा था पाए जाते हैं, कोलाजेन, इलास्टिन एंड रेटिकुलेट. नोट कर लीजिए इस बात को. ठीक ठीक, जब हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो पता ये चलेगा कि ये जो कंपोनेंट्स हैं, सेलुलर हो या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हो एरियोलर के, उसके बीच कुछ ओपन स्पेसेस पाए जाते हैं. कुछ ओपन स्पेसेस पाए जाते हैं. इन ओपन स्पेसेस की वजह से स्मॉल ओपन स्पेसेस बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ एरियोलर सेल टिश्यू. ठीक है, डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में जो स्मॉल ओपन स्पेसेस पाए जाते हैं जिसको हम एरियोला कहते हैं. इसी से इसका नाम एरियोलर डिराइव हुआ है. इस बात को आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए. लिख लीजिए स्मॉल एरी पैकेट्स, small airy packets are found between the cellular and fiber components of the cell of the tissue, are found between the cellular and fiber components of the tissue. Small airy packets are found between the cellular and fiber components of the tissue. That's why the word areola and that's why the name areolar. ठीक है, चलिए अब इसके फंक्शन पे आते हैं. फंक्शन, सबसे पहली बात तो हम ये जानेंगे, इट एक्ट्स एज अ बाइंडिंग टिश्यू. एक्ट्स as a binding tissue. ये बाइंडिंग टिश्यू के फॉर्म में काम करता है. बाइंडिंग का मतलब एक दूसरे से जोड़े रखना, जो हमने पढ़ा कि कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के फंक्शन में ये किसको किसको मसल्स को स्किन से और नर्व सेल को मसल से कनेक्ट करने का काम करता है. ठीक है, लिखिए, इट कनेक्ट्स द skin and muscle. It connects the skin and muscle. पहले ये लिख लेना है acts as a binding tissue, उसके बाद लिखना है it connects the skin and muscle it connects the skin and muscle and it also connects blood vessels to nerves. And it also connects blood vessels to nerves. ठीक है, तो let's go back a little. कनेक्टिव टिश्यू में फंक्शन के बेसिस पे डिफरेंट टिश्यूज़, उसमें पहला जो था जो कनेक्शन का काम कर रहा था, बाइंडिंग का काम कर रहा था, वो था कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर.
कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में हो सकता है कि फाइबर्स कम हो तो उसको हम कह रहे थे लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, फाइबर्स ज़्यादा हो तो उसको हम कह रहे थे डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के हमने 3 टाइप देखे थे, एडिपोज, एरियुलर और रेटिकुलेट, जिसमें हमने पहले एडिपोज के बारे में समझा, जिसके कंपोनेंट्स को एडिपोसाइट्स कहते हैं। वो स्टोरेज का काम करता है जिससे टेम्परेचर मेंटेन होता है हमारी बॉडी का, जो हमारी बॉडी का फैट को भी बढ़ाता भी है। दूसरा एरियोलर है, जिसके कंपोनेंट्स के बारे में हमने पढ़ा, और कंपोनेंट्स के बीच में कुछ एयरी स्पेसेस होते हैं जिसको हम एरियोला कहते हैं, जिसकी वजह से एरियोलर नाम पड़ा है। फंक्शन इसमें हमने देखा इट एक्ट्स एज बाइंडिंग टिश्यू, मसल्स को स्किन से कनेक्ट कर रहा है, उसके अलावा क्या कर रहा है, नर्व सेल को मसल से या ब्लड वेसल से कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तीसरा जो और लास्ट टाइप जो है लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का, वो है रेटिकुलेट। रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, ठीक है। इसमें एक्चुअली जो फाइबर्स हैं, रेटिकुलेट फाइबर्स ज़्यादा होते हैं, इसीलिए इसका नाम रेटिकुलर पड़ा है। दिस इज सो ऑब्वियस, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। जैसे कि कोई लंबा होता है तो उसका लंबू नाम होता है, तो यहीं पे रेटिकुलेट ज़्यादा है फाइबर्स, तो इसका नाम क्या है, रेटिकुलर नाम है, ठीक है। तो रेटिकुलेट टर्म को ज़रा समझते हैं। रेटिकुलेट भी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है नेट, ठीक है, जाली जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, रेटिकुलेट। ये जाली जैसा स्ट्रक्चर होता है उसको रेटिकुलेट कहते हैं लैटिन में, जिसका मतलब है नेट, और यहीं से नाम आया इसका रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, क्योंकि जो फाइबर होता है रेटिकुलेट फाइबर जो होता है, इट गिव्स ए नेट लाइक अपीयरेंस and it is found in very much abundance in reticular connective tissue proper, that is why it is named so, ठीक है। इस बात को लिख लो ज़रा सा। It is made up of reticular fibers. It is made up of reticular fibers from reticular tissue. It is made up of reticular fibers from reticular tissue, ठीक है। तो इसमें अबंडेंट अमाउंट में क्या क्या पाया जाएगा, रेटिकुलेट सेल्स पाए जाएंगे और रेटिकुलर फाइबर पाया जाएगा, ठीक है। करता काम क्या है, ये एक्चुअली कुछ लिम्फ नोड्स होते हैं। लिम्फ नोड अगर आपने नहीं जाना है तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, टर्म बस हम लिख लें, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है उसका एक बड़ा पार्ट होता है लिम्फ, ठीक है। इसके बारे में आगे देखेंगे। बोन मैरो, ठीक है, इसके अराउंड स्कैफोल्डिंग का काम करता है। स्कैफोल्डिंग एक नया वर्ड लग रहा है, उतना भारी भरकम वर्ड नहीं है। इसका मतलब है रैपिंग अराउंड। ये क्या करता है, लिम्फ नोड्स और बोन मैरो जो होता है उसके अराउंड रैपिंग का काम करता है, ठीक है। तो इस बात को लिख लीजिए। इट फॉर्म्स अ स्कैफोल्डिंग It forms a scaffolding around. It forms a scaffolding around lymph nodes and bone marrow. Lymph nodes and bone marrow. ठीक है। लिम्फ नोड्स और बोन मैरो के अराउंड स्कैफोल्डिंग, रैपिंग अराउंड का काम करता है। इससे होता क्या है, इस पे बाद पे आते हैं। पहले ये लिम्फ नोड और बोन मैरो के बारे में कि आपके इम्यून सिस्टम का पार्ट है। लिम्फ के बारे में आगे पढ़िएगा जो कि आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, उससे रिलेटेड है। तो इट्स नॉट ए बिग डील, उतना टेंशन लगने वाली बात नहीं है। अगर आपको अगर नहीं हुआ तो इसको स्टार मार्क देकर रख लीजिए, बाद में तो उसको पढ़ना है ही। उसके अराउंड किसका काम कर रहा है, ये स्कैफोल्डिंग का काम कर रहा है, रैपिंग अराउंड का काम कर रहा है, ठीक है। इससे होता क्या है कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट मिलता है। क्या मिलता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट मिलता है किसको, लिम्फ नोड्स को और बोन मैरो को।
लिख लीजिए, दिस स्कैफोल्डिंग gives structural support. This scaffolding gives structural support to organs. कौन कौन से? lymph nodes और bone marrow को structural support to organs. ठीक है। आखिरी बात हम ये जानेंगे इसमें कि जो रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर होता है उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो रेटिकुलर सेल्स और रेटिकुलर फाइबर है, ये मूव नहीं करते हैं, दे डोंट मूव, दे आर फिक्स्ड, दे आर नॉट मोबाइल, दे आर फिक्स्ड एट ए पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, तो ये बात थी रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की। ठीक है, ये बात अगर लिखना चाहें कि दे आर फिक्स्ड, द कंपोनेंट्स ऑफ रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर आर फिक्स्ड, अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए, नहीं तो कोई बात है नहीं। ठीक है, तो ये लास्ट था किसका? लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का। एक बार फिर से हम लोग वापस की तरफ चलते हैं एंड जस्ट ट्राई टू गो थ्रू दिस ऑल ओवर अगेन। कनेक्टिव टिश्यू फंक्शन हम समझ रहे हैं, फंक्शन के बेसिस पे हमने डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करी है यहाँ पे। तो पहला फंक्शन था बाइंडिंग का, जिसका उसके बेसिस पर एक कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर होता है। दूसरा सपोर्ट का था, जिसपे दो तरह के होते हैं, बोन्स और कार्टिलेज। तीसरा वेस्क्यूलर था, वेस्क्यूलर या फिर फ्लूइड था, जिसमें दो तरह के होते हैं, ब्लड और लिम्फ। ठीक है, तो हमने स्टार्ट करना था कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर से, जिसमें फाइबर्स नंबर कम होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। दूसरा फाइबर्स नंबर ऑफ फाइबर्स ज़्यादा होते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में तीन तरह के होते हैं, एडिपोज, एरियोलर और रेटिकुलर। डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में रेगुलर, इरेगुलर और इलास्टिक। वी हैड स्टार्टेड विथ एडिपोज। एडिपोज के बारे में हमने जाना कि स्टोरेज होता है, स्टोरेज यूनिट के फॉर्म में काम करता है, एडिपोसाइट्स सेल्स को कहते हैं। इसमें फाइब्रोब्लास्ट कम होता है, शॉक एब्जॉर्बेंट का काम करता है, हीट इंसुलेशन का काम करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये भी है कि ज़्यादा अगर आप फैट या ग्लूकोज लीजिएगा तो वो जमा होने लगेगा एडिपोज टिश्यू में, और आपके बॉडी में अमाउंट ऑफ फैट बढ़ जाएगा, जो आपकी स्किन के में पता चलेगा और आपके एब्डोमिनल रीजन में पता चलेगा। दूसरा था एरियोलर, जिसको एरियोलर टिश्यू में जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो हमने पढ़ा, सेल्स और फाइबर्स, तीन तरह के सेल मेजरली। उसके बीच कुछ एयर स्पेसेस होती हैं, जिसकी वजह से एरियोला वर्ड आता है और उसकी वजह से एरियोलर नाम पड़ता है, और वो बाइंडिंग का काम करता है, मसल्स को स्किन से बाइंडिंग का काम, और नर्व टिश्यू और को ब्लड वेसल्स से जोड़ने का काम करता है। तीसरा था रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, जिसमें जो वर्ड आया है रेटिकुलेट से है, इसका मतलब नेट होता है, बिकॉज इट गिव्स ए नेट लाइक अपीयरेंस। इसके मेजर कंपोनेंट्स रेटिकुलर सेल होता है और रेटिकुलर फाइबर होता है। ठीक है, ये काम क्या करता है? ये लिम्फ नोड और बोन मैरो, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, बाद में जानेंगे, उसके अराउंड स्कैफोल्डिंग का काम करता है। ठीक है, स्कैफोल्डिंग से क्या होता है कि सपोर्ट मिलता है इसे। ठीक है, तो और ये फिक्स होते हैं इसके कंपोनेंट्स। आज के लिए हमने बहुत पढ़ लिया। ठीक है, थोड़ी सांस ले लें हवा में, अच्छी हवा में, और जस्ट कीप ऑन स्टडिंग। थैंक यू वेरी मच।